जीटीवी में एक बार फिर जीटीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सेनेट और कौमी असम्बली में घुमसान का रंग पड़ा है। चलें, सियासत पे हो तो समझ में आता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से होने वाले जो इजलास हुआ आज सेनेट में, उसमें अपोजिशन और हुकूमत के क़यादत के दरमियान जो संगीन गोलाबारी बयानों की एक दूसरे पे की, ज़रा उसकी झलक देखिए। मैंने कहा लीडर ऑफ दी हाउस शहजाद वसीम और फिर अपोजिशन की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान के दरमियान। तो मैं गुफ्तगू करूँ अपने मेहमान से। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसमें जो पार्लियामेंट के सामने नहीं आई, जिसमें पार्लियामेंट पर बहस नहीं हुई, जिसमें पार्लियामेंट का कोई हिस्सा नहीं है, जिसमें पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं आके उन्होंने किसी से कुछ पूछा नहीं। तो चेयरमैन साहब, इसमें इस वक्त खारजा अमूर भी आते हैं। चेयरमैन साहब, इस खारजा अमूर भी आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आते हैं। और लीडर भी हाउस का जरा आप सुने, अब तो माशाल्लाह बड़े सीनियर हो गए हैं, तो बड़ी तेज तरह उतना ही जवाब दिया। ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं प्लीज दें, हम सारा ड्राफ्ट आपके सामने रखते हैं। ये नहीं आए, क्या कह रहे हैं? कहते हैं क्योंकि उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लिहाजा हमने आना मुनासिब नहीं समझा। ओके, आपकी बात सुन ली। अब मेरा सवाल ये है कि उसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी होती रही, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मगर फर्क क्या था दोनों में? मगर दोनों में फर्क क्या था? फर्क प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग हुई वहां वर्दी वाले थे, ये भागे आए सारे। और ये पार्लियामेंट की कमेटी थी, वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, वहां पर हमें कोई नजर नहीं आया। ये फर्क है, प्राइम मिनिस्टर का फर्क नहीं था। जी, तो आपने सुना हमारे अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदों का। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल नईम लोधी साहब हैं। लोधी साहब तो खैर माशाल्लाह एक लिहाज से कहूँगा गैर सियासी है, लेकिन लोधी साहब आपने ये देखा तो ये जो एक हमारे ये समझा रहा है कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप एक पर है, तो सिविलियन में भी हम ये समझते हैं कि जो चाहे कश्मीर हो, चाहे अफगानिस्तान हो या और भी जो इंटरेस्ट हो, उसमें अपोजिशन को एक होना चाहिए। लेकिन आपने जो बयान मुलाहिज़ा किया होगा उससे तो लगता है कि हुकूमत और मिलिट्री जो है उसके दरमियान तो नेशनल सिक्योरिटी पर यगानगत है, लेकिन अपोजिशन बहरहाल अहम होती है और पास में करती भी रही है। तो इससे क्या मैसेज जाएगा जनरल साहब? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये अफसोस की बात है कि मेरा ख्याल है कि जो झैली अदारे हैं पार्लियामेंट को, उनको नहीं खींचना चाहिए अपनी बहस में। आपस में ये अपने मसले हल किया करें, जो भी इन्होंने दलाइल देने दिया करें, लेकिन किसी और को अंदर लाने की जरूरत नहीं है। उससे खामखा उस इंस्टीट्यूशन की तौकीर पर भी रद्द पहुंचती है और खुद आपस में भी इनके ताल्लुकात और ख़राब होते हैं। देखिए, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ताल्लुक है, इसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। इस पर तो काम 2014 से शुरू हुआ था और मेरा ख्याल है सरताज अजीज साहब ने पहली एंट्री इसकी रखी थी। उसके बाद नासिर जंजुआ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने इस पे काम किया। मैं थोड़ी देर के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, मैंने इसको तकरीबन मुकम्मल किया और तमाम इनपुट्स ली, तमाम जो बाकी इदारों की और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे। और ये मैं ही गया था मोईद यूसुफ साहब के पास और उनसे इस्तदा की थी कि जी एक ड्राफ्ट बना पड़ा है, आप मेहरबानी करके इसको मुकम्मल सामने ले आइए और अप्रूव कर दीजिए। उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोईद यूसुफ साहब को कि उन्होंने ये काम कर दिया और साफ ज़ाहिर सेहरा इसी हुकूमत के सर जाता है। जहाँ तक ये है कि इसको ये जैसे मैंने कहा कि जो इसकी बतदरीज एवोल्यूशन है उसमें सबका हिस्सा है। तो अगर कोई ये कहे कि हमें पता नहीं है इसके अंदर क्या है, तो वो मेरा ख्याल कोई शायद मना। लेकिन जनरल साहब आप ये समझते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला आए, इसमें क्या मैं थोड़ी सी आपसे ये कहें कि गाइडलाइन लेना चाहता हूँ, अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस तरह होता है कि नेशनल सिक्योरिटी पर जब कोई जो आप कह रहे हैं कि इस पर काम होता है तो उसमें फ़ौजी लीडरशिप भी ज़रूर बैठी हो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, और वो भी ऑन कैमरा, यानी मैं इंडिया, अमेरिका, दूसरे ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज़, क्या ऐसी कोई रवायत है या हमारे यहाँ यही सवाल उठता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला आए तो आइदल सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पर होना? जनरल साहब जी मेरा ख्याल है कि साहब की लीडरशिप क्योंकि सिविल मिलिट्रीशिप पे सुप्रीम होती है तो उनको हर चीज़ का पता तो होना चाहिए।
लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसपे कि बहुत लंबी चौड़ी बहस वो कर नहीं सकते। और ये वाली सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, तो ये तो डिफेंस पॉलिसी नहीं है, ये तो सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें तो फूड सिक्योरिटी भी है, वाटर सिक्योरिटी भी है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, जिसमें एजुकेशन है, जस्टिस है, वो सारी चीजें हैं। तो इसके कुछ एस्पेक्ट तो ऐसे हैं जो कि बहस में लाए जा सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट ऐसे सीक्रेट भी हो सकते हैं जिनको आप सामने नहीं ला सकते। और जो इन कैमरा की आप बात कर रहे हैं, जो तजर्बा आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि यहाँ तो इन कैमरा कोई चीज रह सकती ही नहीं है। कितनी दफा इन कैमरा बातें हुई हैं और साथ ही साथ ट्विटर चलते रहे और साथ ही साथ फेसबुक पे आती रही है, और बल्कि एक दो दिन के बाद तो फिर सब कुछ आश्कार हो जाता है। तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन कैमरा से भी मावरा कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट कैमरे में होनी चाहिए, होती होंगी और होती हैं। और बाकी मुल्कों में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इस तरीके से डिस्कस नहीं किए जा सकते पार्लियामेंट में या कहीं भी किसी ऐसे फोरम के ऊपर, और बहुत ऐसे भी हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। बहरहाल इस पॉलिसी में मैं समझता हूँ तमाम हुकूमतों का इनपुट है, और जब ये सामने आएगी आप देखिएगा किसी को कोई खास इतराज नहीं होगा इसके ऊपर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी टू से, उसका इजहार आपने जरूरी तौर पर किया कि बदकिस्मती से जो मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब हमें याद है कि जब कितना इख्तलाफ था भुट्टो साहब में और नेशनल अवामी पार्टी में और दीगर जमात इस्लामी में, लेकिन जब शिमला गए तो जहाँ तक मुझे याद है कि उस वक्त बड़े सख्त गिर खैर बख्श मरीज साहब भी उनके साथ थे, उनके साथ दीगर जमातों के लोग भी थे, यानी शिमला में, और किसी ने वहाँ ना ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कोई बात कही हो। बाद में भी हम देखते हैं जो कई मराहल ऐसे आए, लेकिन अब सॉरी टू से बहरहाल मिलिट्री का तो एक डिसिप्लिन होता है, एक वो तसलसल से आते हैं और वो जवाबदेह भी होते हैं। तो ये जो हम जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को आप ये शामिल करते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग में, तो ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए ना कि वो लीडरशिप नहीं है जो स्टेटस की, चाहे वो वली खां हो या मुफ्ती महमूद हो या भुट्टो हो, या बाद में चले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी रख लेते हैं जनरल लोधी साहब। जी, लेकिन ये है कि वो लीडरशिप होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो लीडरशिप पैदा होती है ट्रस्ट से। देखें, अगर आप मेरे ऊपर एतमाद करेंगे तो फिर मैं आपके ऊपर आपके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जब आप और मेरे दरमियान बदएतमादी की फिजा हो तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा होता है कि जब आप बात करेंगे तो मैं आश्कार कर दूंगा, जब मैं बात करूंगा तो आप आश्कार कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ थोड़ा सा एतमाद पैदा करने की जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। ये कोई भी आसमान से उतरा हुआ नहीं है, इसी सोसाइटी के हिस्से हैं। जितनी अच्छाई एक तरफ है उतनी ही बुराई दूसरी तरफ, अच्छाई बुराई दूसरी तरफ है, परसेंटेज में फर्क हो नहीं सकता। तो लिहाजा मेरा ख्याल थोड़ा सा मिलजुल के काम करने की जरूरत है, और ये सबको समझ जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जो कि जिन पर बात नहीं की जा सकती, जिन पे बहस नहीं की जा सकती। नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को तो हम इसलिए नहीं कहेंगे, जैसे मैंने कहा सॉरी से मैं किसी की कोई कमतर नहीं दिखा रहा, लेकिन मिलिट्री एक डिसिप्लिन के तहत होती है। जब वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब बड़े आराम से कह देते हैं जी इनके ऊपर से हाथ उठ गया इसलिए ये लोकल बॉडीज में हार गए, इस्टेब्लिशमेंट ने इनका साथ नहीं दिया, या फिर वो एक साहब आके कहते हैं नहीं हमारा साथ दिया, तो उन्हें अगर इस हवाले से एक बार शटअप कॉल मिल जाए, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या हाथ कहते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं काम, स्टूडेंट भी ये कहेगा कि मतलब फौज है, GHQ है, तो उनको इसका मतलब ये कि देयर इज सम वीकनेस भी उस तरफ है GHQ के साइड में कि वो इन्हें मौका देते रहते हैं कि वो इस तरह उनका नाम इस्तेमाल करते रहते हैं वन अनदर वे। शायद कुछ और भी असबाब हो, मोहरिकात हो, वो क्यों खामोश रहते हैं जनरल साहब? हाँ, वो मेरा ख्याल है कि पहले कई दफा उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन उसका असर हमेशा उल्टा होता है। वो कहते हैं जी नहीं आप कह तो रहे हैं, लेकिन जैसे ये इलेक्शन में रिगिंग की बात थी, इलेक्शन को उसकी बात थी, बहुत फौज ने कोशिश की। उसके बाद मेरा ख्याल उनको वो अंग्रेजी की कहावत याद आ गई जिसमें ये कहा था कि डोंट क्लैरिफाई, फ्रेंड्स डोंट नीड इट, एनमीज डोंट बिलीव इट। तो जो एनमीज भी मैं नहीं उसमें अपोजिशन के सिलसिले में बात करना चाहूंगा, तो जिसने यकीन नहीं करना मेरे भाई उसने नहीं करना, चाहे आप कहते रहे। तो मेरा ख्याल है फौज का ये वतीरा ठीक है कि ये अभी खामोश हो जाते हैं, किसी बात की क्लैरिफिकेशन नहीं देते, क्योंकि जिसने नहीं मानना उसने तो मानना नहीं है। यहाँ तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ राय का हक रखता हूँ कि इस तरह इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए कि एक ही इदारा रह गया है जो अभी तक डिस्पाइट ऑल पास की वीकनेस छोड़े हम नहीं जाते या खान के दौर में या बाद के दौर में या ज़िया दौर में कि वहाँ क्या
किस तरह सॉरी टू से उन्होंने एक ख़ास किस्म का एक जो सिस्टम या लेकिन अब जो हम पिछली एक दहाई से देख रहे हैं, इसी में आपसे कहूँगा कि ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं इधर के मुख्तलिफ बयानों में लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बात हो गई है, हाथ उठ गया है, ये हट गए हैं, पीछे हट गए हैं। तो वो जी वो मैंने तो अपना वो जो मेरा नजरिया था मैंने आपको बता दिया। आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है। दो ही ऑप्शन है फौज के पास, एक तो ये कि क्लैरिफाई करे और आगे से उसका रिबटल सुन ले, और दूसरा ये कि खामोश रहे और लोग बातें करते रहे। दोनों केसेस में बातें तो होंगी। हाँ नहीं, लेकिन मैं फिर जनरल लोधी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग वर्ड कहूँ, इसका जो इतना जो नेशनल सिक्योरिटी को जो इसकी अहमियत दी जा रही है, ये जो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, या हुकूमत इस बात का बहुत क्रेडिट ले रही है कि फर्स्ट टाइम पता नहीं कब से 40 साल से अब तक ऐसा नहीं हुआ, क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तो बाकी पॉलिसीज है, जैसे डिफेंस पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, ये तो हमेशा से बनती रही है और रिव्यू होती हैं बाकायदा प्रॉपर फॉर्म में, रिटन फॉर्म में मौजूद है। अलबत्ता एक एपेक्स पॉलिसी टोटल टॉप की जो बाकी सबको गाइडलाइन दे और बाकी सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करे, वो वाकई मिसिंग थी। और ये इस पूरे दौरान नहीं, ये ऐसा नहीं था कि ये पॉलिसीज बन ही नहीं रही थी, नीचे वाली पॉलिसीज बन रही थी, कोऑर्डिनेशन हो रही थी जुबानी कलामी, लेकिन जिस तरीके से डॉक्यूमेंट होता है वो मौजूद नहीं था। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि जो क्रेडिट ले रहे हैं ये इस लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन उनको ये क्रेडिट उन तमाम हुकूमतों को देना चाहिए जिनका इसमें इनपुट है। ये मेरा ख्याल थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इसमें पीपल पार्टी का इनपुट भी है, इसमें नून का इनपुट भी है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट भी है, इसमें सारी वजारतों का इनपुट है। तो इसको उस तरीके से पेश करना चाहिए कि सबको क्रेडिट जाना चाहिए। इन्होंने सबने इस पर काम किया, तो फिर ये जो एतराज अपोजिशन उठा रही है ये भी शायद ना हो। शुक्रिया जनरल लोधी साहब। हमें लोधी साहब का कहना था कि इसका सिर्फ हुकूमत को क्रेडिट नहीं बल्कि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें अपना इनपुट डाला है। और बहरहाल लोग तो मेरे ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी के जो पॉलिसीज़ वगैरह अगर आप देखें कि आम आदमी लेमैन वो तो यही गुफ्तगू कर रहा था, नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है, महंगाई हो गई है, महंगाई नहीं हो गई। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो पहले मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात करेंगे, फिर हाँ मिनी बजट आ रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिर बिल्वी एक बार फिर खुश आमदीद कहता है कि मियाँ साहब हमारे यानी नवाज शरीफ साबिक प्राइम मिनिस्टर की वापसी एक मुहिम्मा बनी हुई है। अब ये बात चलें इसलिए कि ज़रा तारीख़ बाद लोग भूल जाते हैं। ये ज़रूर बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इनको सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दिया था बल्कि जेल भेज दिया था और 10 साल की कैद मशक्क़त की सज़ा सुनाई थी। लेकिन फिर बहरहाल बीमारी की बुनियाद पर ये लंदन चले गए और उन्हें वीज़ा भी मिल गया। लेकिन अब लंदन में सबसे होम ऑफिस ने ये लिखा है कि वो अस्पताल से ज़्यादा बाहर घूमते नज़र आते हैं, तो क्यों ना उनका वीज़ा अपील जो है वो गई है कि रिजेक्ट कर दी जाए। शेख साहब को तो आपको इल्म है, शेख रशीद साहब एक ज़माने में मियाँ साहब के साथ बड़े करीब भी रहे थे, लेकिन बड़े दिलचस्प अंदाज में मियाँ साहब की आने और जाने के बारे में कह रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर हुकूमत का। नवाज शरीफ आता है नहीं आता भला ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। मुझे नहीं पता कि शेख जो है वो अब सब शेख रशीद जैसे होते हैं कि जो उससे जो पैगाम दे रहे थे, मुझे नहीं इल्म के शेख होते हुए क्यों टिकट दे रहे थे, और अगर दूसरे शेख हों, खैर थोड़ी अगर कभी मौका मिला तो ज़रा शेख साहब से वजाहत से मालूम करूँगा। अभी तो मेरे साथ बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, बड़े सीनियर सीजनड माहिर कानून और लंदन में प्रैक्टिस करते रहे, वैसे यहाँ सियासत में भी रहे और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बड़े गहरी नज़र रखते हैं। बैरिस्टर ये तो बताइए कि मियाँ साहब की एक तो अदालती पहलू है, कानूनी पहलू है उनकी वापसी का मसला, जबकि नून लीग की क़यादत एक कहती है कि जनाब मियाँ साहब चंद महीने में आ जाएंगे, इसी साल में आ जाएंगे, लेकिन उनकी साहिबजादी
उनसे ज़्यादा क्लोज लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं वापस आना चाहिए क्योंकि उन्हें इल्म है। ये बताएं कि क्या होगा। तो ये जो दोनों पहलू हैं, लेकिन कानूनी और अदालती पहलू की जाने मैं मालूम करूँगा बैरिस्टर आपसे पहले। जी, मेरा अंदाज़ा ये है कि जो प्रोसेस है इमिग्रेशन में अपील्स का, वो अब इस तरह से है कि पहली बात तो ये कि अपील में कोई पर्सनल हियरिंग नहीं होगी। आजकल कोविड के ज़माने में कम से कम अदालती कार्रवाई होती है, फिजिकल ज़्यादा कार्रवाई होती है ऑनलाइन और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील है वो उनके रिटन आर्गुमेंट्स की बेसिस पे देखी जाएगी और उस पर फैसला करेंगे। और ये सिंपल, प्लेन सिंपल रूटीन मैटर का काम है। इसमें कोई ना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें ना कोई सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं, ना इसमें कोई सियासत इन्वॉल्व है। ये रूटीन का मामला है जिसमें जैसे ही उन्होंने रिफ्यूज़ किया होम ऑफिस ने इनका ओरिजिनल एक्सटेंशन की दरख्वास्त को, तो उसके बाद से ये प्रोसेस उसी तरह शुरू हुआ जैसे किसी भी और शहरी के लिए हो सकता है। अब उसके प्रोस्पेक्ट्स इनके केस के मुझे ब्लीक नजर आते हैं, इसलिए कि उनकी जो रीज़न है एक्सटेंशन की वो उनकी हेल्थ की कंडीशन है। और सैडली उन्होंने अपनी हेल्थ की कंडीशन का उनका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बेसिस पे या उन्हें होम ऑफिस एक्सटेंड करता, जो कि हर 6 महीने के बाद अनलिमिटेड टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ये जो कानून है वो ये है कि अगर हेल्थ की बेसिस पे किसी को वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत हो तो हर 6 महीने के वो वीज़े देते, जब तक अगर उनकी नीड हो। इनकी नीड नहीं नज़र आती मेडिकल, और वो मेरे ख्याल में फैसले में, शायद मैंने तो पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने अखबारों से देखा है कि उन्होंने ये कहा होम ऑफिस ने रिफ्यूज करते वक्त ओरिजिनली कि आप कभी अस्पताल नहीं गए, यू नेवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि 2 साल से ठीक नहीं हो पाती बगैर अस्पताल गए हुए? तो उनके रीजनिंग लगती है साउंड है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनकी अपील की कोशिश जो है वो मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं होगी, और जब कामयाब नहीं होगी तो उनको फर्दर अपील जो है वो अपर ट्राइब्यूनल में होती है। अपर ट्राइब्यूनल में आप सिर्फ जा सकते हैं अगर आप ये कहें कि मेरा जो फर्स्ट ईयर का फैसला था उसमें कानूनी सुकम है, यानी फैक्ट्स का नहीं बल्कि कानून गलत अप्लाई किया है इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल ने मेरे फैसले में, और मुझे परमिशन दें कि मैं इसके खिलाफ अपील कर सकूं। ये बड़ा मुश्किल मरहला, एक नहीं 2 मरहले हैं कि वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, और आप उसमें से निकाल सकेंगे कि उन्होंने कोई एरर ऑफ लॉ किया है अपने उसमें। तो जब फैक्ट्स कमज़ोर हों तो एरर ऑफ लॉ की स्ट्रेंथ कहीं से भी नहीं आती, वो फैक्ट्स ही काफ़ी होते हैं वो करने के लिए। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये जो आप जो भी कानूनी और जो है ब्रिटिश लॉज के हवाले से बता रहे हैं कि मियां साहब के हवाले से, लेकिन सॉरी टू से हमने देखा है पास्ट में, अमेरिका हो या ब्रिटेन, इनके अपने इंटरेस्ट भी तो होते हैं। उस ज़माने में अब जब हमने देखा कि 80 की दहाई में बल्कि 90 की दहाई में बड़ी तादाद में MQM के और पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग आते थे जिनको बाकायदा सज़ाएँ होती थीं या मफरूर होते थे, और मेरिट पे उनको हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो PhD के लिए जाते थे उनको तो वीज़ा मिलता नहीं था। ये तो शायद नॉन मैट्रिक भी वादे होते थे, उनको भी बड़े धड़ल्ले से वीज़ा मिलता था, बरसों वहाँ रहते थे। तो ये आप जो बता रहे हैं कि होम ऑफिस बिल्कुल ही मेरिट पे फैसला करता है, इसमें जो पास्ट में तो ये साबित नहीं होता इस तरह हुआ है। एक नहीं, मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। और फिर बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार, और एक बड़ी नुमाइंदा पार्टी के कायद हैं। जी बैरिस्टर जी, इसमें आपने 1-2 चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, मैं दोनों को क्लैरिफाई करता हूँ। नंबर 1, जो कन्विक्टेड लोगों का कानून है ये रीसेंट है, ये दहाइयों 2 दहाइयों की बात नहीं है। कन्विक्टेड बंदे को अब वो नहीं चाहते अपने मुल्क में, कोई भी हो, विजिटर भी अप्लाई करे तो अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जैसे अमेरिका में हमेशा होता है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्च ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी को रीज़न बना के विजिट किया और अब एक्सटेंशन पे वो रह रहे हैं।
जो इंटरेस्ट है बाहर के लोगों का वो गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है। गवर्नमेंट की स्टेज से ये निकल गया है। गवर्नमेंट की स्टेज क्या थी? जब उन्होंने उनके वीजे की दरखास्त को रिफ्यूज कर दिया। जब रिफ्यूज किया तो अब जुडिशल कार्रवाई शुरू हो गई है। जुडिशल कार्रवाई में बरतानिया में अमेरिका क्या कि सारी दुनिया इकट्ठी होकर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ये मुझे पक्का यकीन है। इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है, कोई शक नहीं है। और आप भी वाकिफ होंगे वहाँ के, आपने काफ़ी बड़े अच्छे हमारे सबतुल्लाह कादरी क्यूसी मरहूम के साथ रगबत रखी और कुर्बत रखी, तो आपको भी इल्म होगा कि अदालतें वहाँ अबव ऑल द पॉलिटिकल मैन। वहाँ कभी नहीं सुना हमने कि किसी के प्रेशर से किसी को फ़ोन करके किसी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट या ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट के जज ने कोई फैसला किया। तो ये तो कतन इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन जो इनका जो नवाज शरीफ का वहाँ ठहरना है, लेकिन वो इनडेफिनिट हो नहीं सकता। लेकिन एक आखिरी, अगर मैं सिर्फ आपसे क्विक ये पूछ लूँ कि चलें ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह आपका सियासी बैकग्राउंड भी है, सेनेटर रह चुके हैं, आप मिनिस्टर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी भी है। एक कहा यह जाता था कि जिस तरह 2007-8 में इलेक्शन से पहले कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं आती हैं तो उनकी पॉलिटिकल डेथ, सॉरी टू ये अब इस्तेलाह इस्तेमाल हो गई है, इस तरह मियाँ साहब भी अगर 2023 के इलेक्शन से पहले नहीं आते तो उनकी सियासी मतलब इस्तेमाल फिर नहीं करना चाहता, डेथ हो जाएगी। जी देखें, नवाज शरीफ साहब को जो पिछला एक्सपीरियंस है कि जब वो 10 साल के बाद 8 साल के बाद वापस आए थे तो अदालती जो फैसले थे सारे उनके हक में हो गए। वो भी किस्सा पारीना है, वो भूल जाइए उसको, अब वो भी नहीं होना। तो मैं समझता हूं कि उनको खुद भी मालूम होगा, उनकी पार्टी को भी मालूम होगा कि उनके रास्ते में सबसे बड़ा जो चट्टान पड़ी हुई है वो उनकी 10 साल की कन्विक्शन है। यानी अगर आपका ये कहना है आपका ये कहना है कि अगर वो कन्विक्ट हैं और उन्हें जब यहाँ वापस भेजा जाएगा तो सीधे जैसे कहा जा रहा है कि जेल जाना पड़ेगा। वैसे इफ्तिखार बता रहे थे कि जो एक तो कानूनी तौर पर के बरतानवी कानून अब उन्हें मज़ीद शायद इस बात का मौका न दे कि वो यहाँ रहें क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं और पाकिस्तान वापसी की सूरत में। चले मैं क्यों कहूँ, ब्रेक की तरफ चलता हूँ और क्योंकि और बड़ा शोर गौगा है मिनी बजट का, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और महंगाई का इतना शोर हुआ है कि अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उसे मिनी बजट लाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मिनी बजट लाने से क्या आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? हमारे साथ मोहतरम अशफाक तोला साहब हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मालियात की उमूर फिर निजकारी गवर्नमेंट और से भी वाबस्ता रहे और लेकिन मैंने कहा ना मुमताज़ माहिर मईशत भी हैं। तोला साहब, ये जो बिल्कुल मैं स्पेसिफिक आपसे पूछूँ, इस मिनी बजट से क्या हुकूमत हासिल कर सकेगी, क्या फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? तोला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुजाहिद साहब। एक्चुअली आपको पता है कि इनके पास इश्यूज ये आ रहे हैं कि रेवेन्यू की काफ़ी रिक्वायरमेंट इनकी बढ़ गई है। इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो उनको लगानी थी वो 600 अरब का जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब IMF ने इनको ये कहा है कि जी आपके जो रेवेन्यू या फिस्कल डेफिसिट आ रहा है उसको पूरा करने के लिए आपके लॉ के अंदर जितनी भी एग्जाम्पशन है इनको अब आप विड्रॉ करें, स्पेशली सेल्स टैक्स के लॉ में। तो इसके लिए ये ला रहे हैं ताकि इनकी रेवेन्यू में इजाफा हो और ऑब्वियसली जब रेवेन्यू में इनकी इजाफा होगा और जब ये लोगों की जेबों से निकलेगा तो मेरा ख्याल है महंगाई का एक नया तूफान आएगा ना। आप क्या समझते हैं इस वक्त, जैसे मोहतरम शौकत तरीन साहब जैसे सीनियर सीजन बैंकर और बहरहाल इकॉनमी उबूर है, वो उनके इक़्तिसादी मैनेजर मेन हैं, फिर हम्माद अदर हैं, इससे पहले हफीज़ शेख साहब रहे और भी लोग रहे। तो ये जो मुझे नहीं इल्म के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने या उनकी टीम ने इक़्तिदार में आने से पहले कोई होमवर्क किया होगा या नहीं किया होगा, या होमवर्क किया भी होगा तो उसके बरखिलाफ़ इसका दायरा ज़िम्मेदार हम किसे ठहराएंगे? उनके इकनॉमिक मैनेजर्स को जो मुख्तलिफ उमूर में उन्हें सही एडवाइस नहीं करते और वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर? तोला साहब।
देखिए, शुरू में आईएमएफ से जो डील की गई है, मैं समझता हूँ वो मेरा ख्याल है रॉन्ग फुटिंग पे की गई थी। जब ये हुकूमत आई को डिसाइड कर लेना चाहिए था कि आईएमएफ के पास जाना है कि नहीं जाना, मगर इट इज टू लेट इन द डे। और जो मार्च में आखिरी इन्होंने जो हफीज शेख साहब की सरबराही में जो टीम गई थी और जो समझौता उन्होंने किया है, या जो उनकी टीम यहाँ आई थी, उनके स्टाफ लेवल के जो एग्रीमेंट हुए थे, मेरा ख्याल है उसमें तो ये बात वाजे है कि जो उनके कहने पे हमें करना है वो हमने एक कमिटमेंट दिया हुआ है। और ये तो वही रिव्यू है, इसके ऊपर आपको ये $1 अरब मिलेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा मुजाहिद साहब कि अगर आप इनको $1 अरब की बात नहीं आएगी, और जो आप सऊदी अरबिया से भी जो चाह रहे हो इमदाद, दोनों जो कैश आपके पास वो शोकेस डिपॉजिट में रखना चाह रहे हैं, या जो ऑयल डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, कोई $4.25 बिलियन की हो रही है, तो वो दोनों भी आपको खोनी पड़ेंगी। बिकॉज उसमें एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने आईएमएफ के साथ नहीं रहे तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। तो ऑब्वियसली आप कैच 22 की सिचुएशन में आए हैं। मगर मार्च में मेरा ख्याल है जब ये एग्रीमेंट किया गया था आईएमएफ से, या जो स्टाफ लेवल अरेंजमेंट हुए थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब को तो सब पता था। मुजाहिद साहब, आप एक शो कर रहे हैं, आप इस वक्त कप्तान हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोड्यूसर की मूवमेंट क्या है। जैसे मैं अपने दफ्तर बैठा हूं तो मुझे मेरे एक एक बंदे की मूवमेंट का पता होता है, तो एज ए कप्तान तो आपको पता होना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि कप्तान अपना ब्लेम किसी और पे डाल दे। कप्तान तो बड़े जिगरे का आदमी होता है, कहता हाँ ये ब्लेम मेरा है, मैंने गलती की है। लेकिन अगर कप्तान डिलीवर न करे तो फिर कप्तान बदल दिया जाता है, या कप्तान अगर ये समझता है कि टीम डिलीवर नहीं करी तो टीम को बदल दिया जाता है। तो ये मामला बहरहाल क्रिकेट का नहीं है, मईशत का है, सियासत का है, मुल्क का है, आवाम का है। तो अल्लाह साहब, क्या कप्तान बदल दिया जाए, पूरी टीम बदल दी जाए? देखिए, सियासत से तो मेरा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है मुजाहिद साहब, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि देखिए, एक जमाना था जब हमने 25 पैसे शुगर पे हुकूमत चेंज होते हुए देखी थी, कि 25 पैसे पर 1 किलो तो नहीं, सो शेयर होता था। जब वो आता तो एक लगा था और एक हुकूमत चेंज हो गई थी। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ, आप माशाल्लाह पुराने सियासी वर्कर भी रहे हैं, तो आपको ये बात का अंदाजा है और आप तदारुक कर चुके हैं कि जी जो पल्स है, अब जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, अगर आप देखेंगे लोग बड़ी, मेरा ख्याल है जबू आली का शिकार है। जिस तरीके से कल मैं देख रहा था डेरा इस्माइल खान में और बन्नू में, लोगों ने जिस तरीके से, हमारी बहनों ने, बुर्का पोश बहनों ने, मेरी और माओ ने, जिस तरीके से बच्चियों ने हमारे जो बिल जलाए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब खुद अपोजिशन में होते थे और वो सही बात करते थे कि इतना महंगा बिल मैं पे नहीं कर सकता, तो अब यही बात आपकी आवाम पे आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई आसान वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं आसान वक्त नहीं है, तो लेकिन तोला साहब अब रह भी कितना वक्त गया है उनके लिए। शुक्रिया अशफाक तोला साहब के, आपने अपनी माहिराना राय दी। ज़रा मैं रुजू करता हूँ डॉक्टर फ़र्रुख सलीम, हमेशा बड़े ठोस नपे तुले एदाद शुमार से बात करते हैं। शुक्रिया फ़र्रुख सलीम साहब। ये जो अभी मैं तोला साहब से ही बात कर रहा था, क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी रिवायत है मिनी बजट की लाने की, इस तरह तवातुर से पास में भी इस तरह की रिवायत मिलती है फ़र्रुख साहब? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि अभी जून के महीने में जो बजट आया था, तो सवाल ये पैदा होता है जो आपने भी उठाया कि क्या वजह है कि हमें 6 महीने के अंदर एक मिनी बजट लाना पड़ रहा है। तो ये बजट में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। उसमें हुकूमत आपको अपना तखमीना देती है कि उसकी आमदन क्या होगी और हुकूमत के अखराजात क्या होंगे। तो सारे बजट में आप समझिए कि इन्हीं की तफसील दी जाती है डिटेल में कि हमारी आमदन क्या होने वाली है और हमारे अखराजात क्या होंगे। और अगर उन दोनों चीज़ों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए, जो तखमीना दिया गया था जून के अंदर उतनी आपकी आमदन ना हो पाए, हुकूमत की आमदन ना हो पाए, या हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उस सूरत में फिर आपको एक नया, जिसको हम कहते हैं मिनी बजट, जिसका असल नाम है सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, वो लाना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत के जो ओरिजिनल तखमीने जो जून में हमें उन्होंने दिए थे वो बहुत बुरी तरह गलत साबित हो जाते हैं। तो अब जो आ रहा है हमारे पास, इसमें 3 बड़ी चीजें हैं। उसमें एक तो हमें ये बताया जा रहा है कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी, यानी कि जो टैक्स की छूट दी गई
थी जिन आइटम्स के ऊपर, वो छूट खत्म की जा रही है। तो उसका बुनियादी मतलब ये है आम आदमी के लिए कि 350 अरब के इजाफी टैक्सेस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा इशू ये है कि 250 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो टोटल पैकेज आप समझ लीजिए कि ये तकरीबन 600 अरब का है। क्योंकि इतना बड़ा नया पैकेज आ रहा है तो फिर उसकी जरूरत पड़ गई कि जो बजट हमें दिया गया था जून के महीने में। अगर मैं ये आपसे मालूम करूं जस्ट कंक्लूडिंग के क्या ये सब जो कुछ कर रहे हैं, बुनियादी मसला तो महंगाई है, डॉलर की उड़ान है, तजारती खसारा है, और फिर बहरहाल गैस और बिजली वो तो एक अलग इशू है। फरूख साहब, ये 2-3 चीजें आपने इकट्ठी पूछनी है। पहली चीज तो ये है कि अगर इजाफी टैक्सेस आ रहे हैं और साथ ही साथ कोई 200 अरब रुपए की कटौती करने को कहा जा रहा है कि जो हमारा तरक्याती बजट है उसको भी कम कर दें, तो IMF हुकूमत को ये कह रहा है कि आपने अपने आमदन और इखराजात में जो इतना बड़ा खसारा क्रिएट कर लिया है उसको कम करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप इजाफी टैक्सेस लगाएं और तरक्याती बजट में कटौती करें। अब मुझे लग रहा है कि 3 नताइज इसके सामने आएंगे। पहला नतीजा महंगाई होगा, दूसरा उससे ज्यादा महंगाई होगी, और फिर तीसरा और महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई आपने पूरा मिनी बजट से पहले ही बता दिया। पहला भी महंगाई बढ़ेगी, दूसरे में भी महंगाई बढ़ेगी, तीसरे में महंगाई बढ़ेगी, और इस महंगाई से सॉरी टू से लोगों की तनख्वाहें वही, बल्कि वो भी वक्त पर नहीं मिलती और महंगाई मजीद बढ़ेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मुजाहिद बरेलवी को।